हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 21 के रूल 10 के आगे रूल 11 से लेकर के रूल 16 तक के बारे में बात करेंगे। इसका रूल 11 कहता है ओरल एप्लीकेशन। इसका रूल 11 कहता है कि ओरल एप्लीकेशन मौखिक आवेदन। मौखिक आवेदन में क्या होगा कि अगर कोई डिग्री होल्डर जिसकी धन की डिग्री है, धन संदाय करने की, रुपया पैसा देने की डिग्री है, अगर ऐसा निर्णित की जो निर्णित ऋणी है जिसके खिलाफ में डिग्री पारित की गई, वो उस ज्यूरिडिक्शन के अंदर रहता है जिसमें कोर्ट स्थित है। अगर उस ज्यूरिडिक्शन के अंदर रहता है तो डिग्रीदार कोर्ट के समक्ष आवेदन कर सकता है, मौखिक रूप से कह सकता है कि इसका तुरंत निष्पादन कराया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया या निर्णित ऋणी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह व्यक्ति उसको कारण बताएगा कि तुरंत उसको निष्पादन क्यों कराया जाए, निर्णित ऋणी को तुरंत गिरफ्तार क्यों कराया जाए, क्योंकि वह भागने की संभावना है, उसे छोड़ करके चले जाने की संभावना है, संपत्ति को तुरंत विक्रय कर देने की संभावना है, या पैसे को निकाल लेने की संभावना है, या अन्य कोई संभावना है। उन सारी बातों को वो कोर्ट के समक्ष रखेगा। अब इसका सब रूल 2 कहता है रूल 11 का कि कुछ बातों को छोड़ करके, जो धन की बात है जो हमने अभी सब रूल 1 में बताई है, उनको छोड़ करके सभी निष्पादन प्रार्थना पत्र जितने का भी एग्जीक्यूशन कराना होगा वो सब लिखित प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे। ओरल कोई प्रार्थना पत्र, ओरल कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी, लिखित प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे और उस लिखित प्रार्थना पत्र में संपूर्ण डिटेल होगा, वाद संख्यांक होगा, पक्षकारों के नाम होंगे, क्या रिलीफ के लिए किया था, रिलीफ क्या मिला, डिग्री कब हुई, ऑर्डर निर्णय कब हुआ, उसकी डेट क्या है, डिग्री की डेट क्या है, वो सारा चीजें लिखित होना चाहिए और लिखित के बाद में उसमें हस्ताक्षर करना चाहिए, उसे सत्यापित करना चाहिए एफिडेविट के साथ में, इन सब के साथ में, और उसमें डिग्री की एक सत्यापित प्रति लगाते हुए उसे देना चाहिए। तो ये बात इसके सब रूल 2 में कह दिया, रूल 11 के सब रूल 2 में। अब इसका रूल 11 का कहता है, इसका रूल 11A कहता है एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट टू स्टेट ग्राउंड्स। एप्लीकेशन इसके 11A कहता है गिरफ्तारी के लिए आवेदन में आधारों का कथित होना। तो अभी हमने इसमें से बताया कि जब तक उसमें गिरफ्तारी कर किसी व्यक्ति को कारागार में क्यों निरुद्ध कर दिया जाए, उसके लिए अगर किसी ने आवेदन किया है तो गिरफ्तारी के सारे उसमें ग्राउंड्स क्यों किया जाए, जब उस भूमि को बेच देगा, पैसे को ट्रांसफर कर देगा, पैसे निकाल लेगा या और क्या चीज करेगा, क्यों उसके अरेस्ट करके गिरफ्तार करके भेज दिया जाए, वो सारे ग्राउंड एफिडेविट के साथ में देगा, तभी कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, अदरवाइज उस पर सुनवाई नहीं करेगा। अब इसका रूल 12 कहता है एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन जजमेंट डेबिटर्स पोजेशन। रूल 12 इसका कहता है कि ऐसी जंगम संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन जो निर्णित कर्ता के कब्जे में नहीं है, जब किसी व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति नहीं है, उसके बाद एग्जीक्यूशन का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जा रहा है, तब क्या होगा, तो ऐसी जंगम संपत्ति, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए आवेदन जो निर्णित ऋणी के कब्जे में नहीं है, वो तब एक जंगम संपत्ति जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेगा कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, इसकी कीमत ये है, वो इस व्यक्ति के कब्जे में है, इतने समय से है और मौजूदा स्थिति में यहाँ पर उपलब्ध है। उस पूरी की एक चार्ट बना लेगा और वो चार्ट बना करके उसे कोर्ट में विवरण के साथ, चार्ट के द्वारा उसका पूरा विवरण के साथ, शपथ पत्र के साथ में प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसका रूल 13 कहता है एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सर्टेन
टू कंटेन सर्टेन पार्टिकुलर्स। अभी हमने मूवेबल की बात कर दी, अब क्या कहा, स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की के आवेदन में कुछ विशिष्टियों का अंतर्वेष्ट होना। अब जैसे हमने मूवेबल प्रॉपर्टी का भी एक चार्ट बना दिया गया, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब प्रार्थना पत्र देंगे तो इमूवेबल प्रार्थना प्रॉपर्टी के प्रार्थना पत्र में जो हमारी स्थावर संपत्ति होगी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसका टोटल डिटेल लिखना पड़ेगा। उसकी चौहद्दी ये है, उसकी सराउंडिंग्स की पैमाइश ये है, उसका रकबा ये है और इस तरीके से ये इसके कब्जे में है, उसकी पूरी बात रूल 13 में कहा लिखना होगा और उसमें उसको किस तरीके से उसको प्राप्त हुई ये भी बात उसको बतानी होगी कि उसमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको कैसे प्राप्त हुई, उसका अंश कितना है, इन सब बातों का अपना भाग कितना, उसका पार्ट क्या है वो भी लिखना होगा और उस पार्ट की चौहद्दी क्या है वो भी लिखना होगा। ये सारी बातें जब लिख करके प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कोर्ट को, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। रूल 14 कहता है पावर टू रिक्वायर सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कलेक्शन रजिस्टर इन सर्टेन केसेस। अब रूल 14 इसका कहता है कलेक्टर के रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरणों की कुछ दशाओं में अपेक्षा करने की शक्ति। अभी तो जो हमने रूल 13 में बात करी वो स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो कृषि वाली नहीं थी। अब जब हम कलेक्टर के पास जाएंगे तो कोई ऐसी संपत्ति होगी जो एग्रीकल्चरल होगी, उसकी बात में हम बात यहाँ पर रूल 14 में कहा और रूल 13 में कहा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की। तो रूल जो 14 में कह रहे हैं उसमें कहा गया कि ऐसी भूमि की कुर्की का आवेदन जो जिसका रिकॉर्ड कलेक्टर के रिकॉर्ड के पास में होता है, मतलब खतौनी में होता है या अन्य डॉक्यूमेंट्स में होता है, तो जिस डॉक्यूमेंट में होगा उस डॉक्यूमेंट का पार्ट, उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, उसमें कितने लोग हैं, किनके खिलाफ एग्जीक्यूशन कराना है, कौन कौन से गाटा संख्या है, उनके रकबे क्या हैं, उसमें उनका अंश क्या है, उसको किस तरह से प्राप्त हुई, इन सारी बातों को लिख करके प्रार्थना पत्र को देना होगा सारे विवरण को, और वो सारे विवरण कलेक्टर के यहाँ से रिकॉर्ड करके कोर्ट को कुर्क करने के लिए देना होगा। तो ये बात रूल 14 में कह दी। अब रूल 15 में कहा एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ज्वाइंट डिग्री होल्डर। रूल 15 कहता है संयुक्त डिग्रीदार द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन। अब ऐसी कोई डिग्री पारित की गई जो संयुक्त है, जिसमें संयुक्त रूप से डिग्री पारित कर दी गई, तो उनमें से 2 या 3 या अधिक लोग हो सकते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या सभी व्यक्ति निष्पादन के लिए प्रार्थना पत्र एक साथ दे सकते हैं। और उस प्रार्थना पत्र में से अगर उस पार्ट में से अगर कोई व्यक्ति नहीं रहा, मृत्यु हो गई उसकी, तो उसके उत्तराधिकारियों को लिखते हुए एग्जीक्यूशन का प्रार्थना पत्र देना होगा। और वो प्रार्थना पत्र ऐसा हो जिसमें डिग्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ता हो, मतलब डिग्री में कोई ऐसी शर्त लिखी हो कि वह शर्त उस प्रार्थना पत्र पर ना आए, उस शर्त से हट करके हो। अगर डिग्री में किसी चीज के लिए डिनाई किया गया या डिग्री में किसी चीज के लिए मना किया गया तो वो बात नहीं लिखी होनी चाहिए। बाकी संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, 2 लोग प्रार्थना पत्र दे सकते हैं या एक प्रार्थना पत्र दे सकता है डिग्री की संपूर्ण डिटेल को लिखते हुए। अब रूल 16 इसका कहता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरी ऑफ डिग्री। रूल 16 इसका कहता है डिग्री के अंतरिति द्वारा निष्पादन के लिए प्रार्थना पत्र। अभी तो डिग्री होल्डर दे रहा था कि उसका निष्पादन कर दिया जाए, अब ट्रांसफरी दे रहा है प्रार्थना पत्र। मान लेते हैं कि इसमें डिग्री हो गई किसी डिग्री ऋणित के पक्ष में और 2 या 2 से अधिक के हित में हो गया है, 2 या 2 से अधिक के हित में वो डिग्री हो गई। अब किसी डिग्रीदार को ट्रांसफरी ने डिग्री के हक में जो भी संदाय करने को था
जो भी देने के लिए था, रुपया पैसा संपत्ति या जो भी चीजें थी, वो उसने अगर दे दिया है और उसका लिखित प्रूफ ले लिया है, तो वह ट्रांसफरी कोर्ट को प्रार्थना पत्र दे सकता है कि इस डिग्री को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, क्योंकि उस डिग्री में जो शर्त थी जो हमें देना था वो हम दे चुके हैं, और उसका प्रूफ लेगा, प्रूफ कोर्ट को दे देगा। तो कोर्ट यदि उचित समझता है, किसको, उनको नोटिस देने के बाद, किसको, निर्णित ऋणी को नोटिस देगा, और जो डिग्री होल्डर है उसको नोटिस, दोनों को नोटिस देने के बाद में वह संतुष्ट हो जाता है कि अगर उसका डिग्री में जो पेमेंट था या जो अचल संपत्ति थी या चल संपत्ति, उसका जो संदाय हो गया है, उसका ट्रांसफर हो गया है, तो वह उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन अगर वो पैसे के बारे की बात है कि पैसा तो जिस व्यक्ति को दिया गया है वही व्यक्ति के खिलाफ में केवल एग्जीक्यूट किया जाएगा, शेष रेस्ट उसमें से पड़े रहेंगे। और जो अदर है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो सबको कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अगर वो चाहता है कि एग्जीक्यूट कर दिया जाए, कौन, ट्रांसफरी, तो उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर उसने पूरा चीजें जो एग्जीक्यूट करनी थी डिग्री में वो दे दी हैं तब। तो ये बात रूल 16 में कह दिया गया। अब रूल इस पे 11 से लेकर के रूल 16 तक ऑर्डर 21 के क्लियर हो गए होंगे। अब रूल 17 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।